आमतौर पे हम क्या करते हैं? शायद हम पुराने महलों के खंडहर खोजते हैं या पत्थरों पर उकेरी गई लिपियों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। जैसे जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, तो हमारे पास पक्की ईंटों के घर होते हैं और चौड़ी सड़कें होती हैं। सही कहा। कोई ना कोई ठोस सुराग तो चाहिए ही होता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि भारत को आकार देने वाले एक पूरे के पूरे ऐतिहासिक कालखंड को समझने के लिए हमारे पास ऐसी कोई इमारत है ही नहीं, कोई भौतिक कंकाल नहीं है। ये इतिहास के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक है। सिंधु घाटी की ठीक बाद के कालखंड में आते ही हमारी वो पुरातात्विक एक्सरे मशीन अचानक काम करना बंद कर देती है। हमें तुरंत कोई भौतिक अवशेष नहीं दिखता। हाँ, कुछ भी छूने लायक नहीं बचता। हम जो कुछ भी जानते हैं वो पूरी तरह से शब्दों, श्लोकों और मौखिक रूप से याद रखी गई एक बहुत विशाल ज्ञान परंपरा पर टिका है। और आज हम उसी को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। और आज की चर्चा काफी खास होने वाली है। हाँ, क्योंकि आज हमारे पास इस गहन अध्ययन के लिए इतिहास दर्शन द्वारा तैयार किए गए बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ नोट्स हैं। ये नोट्स एकदम इन्फोग्राफिक स्टाइल में बने हैं, जो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के वैदिक काल को स्लाइड बाय स्लाइड समझाते हैं। उन्होंने जटिल तथ्यों को काफी विजुअल तरीके से पॉइंटर्स में समेट दिया है, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना। एकदम सही। तो हमारा आज का मिशन इसी गाइड के जरिए इस प्राचीन कालखंड के साहित्य, भूगोल और उस समाज की मानसिकता को पूरी तरह से डिकोड करना है, ताकि ये इतिहास सिर्फ पन्नों पर लिखे तथ्य न लगे, बल्कि एक जीता जागता समाज लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, चलिए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। हम हमेशा एक शब्द सुनते हैं, आर्य। तो इस पूरी वैदिक सभ्यता की शुरुआत असल में कहाँ से और कैसे होती है? खैर, इस सभ्यता की कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास दर्शन की पहली स्लाइड के टाइमलाइन पर नजर डालनी होगी। ये जो वैदिक काल है, इसे 1500 से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। मतलब पूरे 900 सालों का सफर, ये तो काफी लंबा समय है। हाँ हाँ, इसीलिए इसे पढ़ने में आसानी के लिए दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चलता है, और दूसरा उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का समय है। और इस संस्कृति के जो निर्माता थे, उन्हें ही आर्य कहा गया। और मुझे लगता है यहीं पे सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। मतलब आर्य शब्द सुनते ही बहुत से लोगों के दिमाग में डीएनए या किसी खास जेनेटिक्स की तस्वीर बनने लगती है। अरे हाँ, जैसे कि वो किसी अलग नस्ल के हों या बाहर से आई कोई विशेष प्रजाति हो। बिल्कुल, ऐसा ही तो पढ़ाया जाता था पहले। लेकिन यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि आर्य शब्द का किसी नस्ल या बायोलॉजी से कोई लेना देना है ही नहीं। ये एक ऐतिहासिक गलतफहमी है जो 19वीं सदी के अनुवादों से शुरू हुई। तो फिर असल में इसका मतलब क्या है? अगर ये कोई नस्ल नहीं है तो क्या है? ये मूल रूप से संस्कृत भाषा का एक शब्द है। भाषाई और सांस्कृतिक संदर्भ में आर्य का सीधा सा अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम या महान चरित्र वाला। ये कोई जेनेटिक कोड नहीं है। अच्छा, तो अगर मैं इसे आज के संदर्भ में समझूं, तो ये किसी व्यक्ति को स्कॉलर या सज्जन कहने जैसा हुआ। मतलब अगर कोई खास तरह की परिष्कृत भाषा बोलता है और कुछ नियमों का पालन करता है, तो उसे आर्य कह दिया गया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक जीवन शैली और भाषाई समूह की पहचान थी, और इसी समूह ने जो ज्ञान बनाया वो आज हमारे पास वैदिक साहित्य के रूप में मौजूद है। और यही साहित्य इस काल को जानने का हमारा एकमात्र स्रोत है। ये बात सच में मुझे बहुत गहरी लगती है कि इतने बड़े कालखंड का वजूद सिर्फ साहित्य के कंधों पर टिका है। और ये साहित्य एक दिन में नहीं लिखा गया। हाँ, इतिहास दर्शन की गाइड के अगले सेक्शन में मैंने देखा कि ये एक क्रमिक विकास है। मतलब ये कोई रातों रात छपी किताब नहीं है। ये 1500 ईसा पूर्व से शुरू होकर लगभग 600 ईस्वी तक जाती है। इसे आप मानवीय विचारों के विकास की एक सीढ़ी मान सकते हैं। 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच सबसे पहले पारंपरिक वैदिक साहित्य आता है। इसमें वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद शामिल हैं। अच्छा, एक मिनट में यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी। हम हमेशा इन चार शब्दों को एक साथ सुनते हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। पर इनमें बुनियादी अंतर क्या है? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। इसे समाज की जरूरतों के हिसाब से समझिए। सबसे पहले वेद आए, जो मूल रूप से देवताओं की प्रार्थनाएं थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, यज्ञ और कर्मकांड काफी मुश्किल हो गए। मतलब आम लोगों को समझ नहीं आता होगा कि पूजा पाठ सही से कैसे करें। बिल्कुल। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए।
आप इन्हें वेदों का मैनुअल या गाइड बुक कह सकती हैं, जो पुजारियों को बताती थी कि अनुष्ठान की विधि क्या है। ओके, तो वेद मूल मंत्र हो गए और ब्राह्मण ग्रंथ उन मंत्रों को इस्तेमाल करने का तरीका। तो फिर ये आरण्यक किस लिए आए? अरण्य का मतलब होता है जंगल। जब कुछ लोग समाज के इन अत्यधिक कर्मकांडों से ऊब गए ना, तो वे जंगलों में चले गए। उन्होंने आरण्यक रचे, जिनमें यज्ञों के पीछे के प्रतीकात्मक अर्थों पर बात की गई। मतलब वो थोड़े फिलोसॉफिकल होने लगे थे। हाँ, और इसी फिलॉसफी का चरम शिखर है उपनिषद। उपनिषद शुद्ध रूप से दर्शन है। आत्मा क्या है, ब्रह्मांड कैसे बना, ये कर्मकांडों से पूरी तरह ऊपर उठकर सत्य की खोज है। अरे वाह, ये तो मानव चेतना के विकास का एक सीधा नक्शा है। प्रार्थना से शुरू होकर नियमों तक जाना, फिर वैराग्य लेना और अंत में विशुद्ध दर्शन तक पहुंचना। बिल्कुल। लेकिन मुझे एक बात हमेशा परेशान करती है। ये सब हजारों साल पहले हुआ, जब लिखने की कोई पक्की व्यवस्था नहीं थी। तो ये ज्ञान बिना बदले पीढ़ियों तक कैसे पहुंचा? इसी को श्रुति परंपरा कहते हैं, मतलब जो सुना गया हो। उन्होंने इसे सुरक्षित रखने का एक बहुत वैज्ञानिक तरीका निकाला था। मंत्रों को सिर्फ रटा नहीं जाता था। तो फिर क्या करते थे? तय कि ये सीढ़ी यहीं नहीं रुकती। 600 से 200 ईसा पूर्व के बीच समाज में नए विचार आते हैं और जैन और बौद्ध साहित्य सामने आता है। त्रिपिटक को पाली भाषा में लिखा जाता है। और 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच महाकाव्य काल आता है, जहां रामायण और महाभारत को अंतिम रूप दिया गया। और दक्षिण भारत भी पीछे नहीं था। हाँ, संगम साहित्य। राइट। बिल्कुल। 200 ईसा पूर्व के आसपास जब उत्तर में मनुस्मृति लिखी जा रही थी, तो दक्षिण में तमिल भाषा का महान संगम साहित्य आकार ले रहा था। और इसके बाद तो भारत में विज्ञान और कला का सुनहरा दौर आता है। 100 से 300 ईस्वी के बीच चरक और सुश्रुत ने आयुर्वेद पर अपनी संहिताएं लिखी। और फिर गुप्त काल आता है, जहां कालिदास, आर्यभट्ट और वराह मिहिर जैसे रत्न सामने आते हैं। यह अटूट श्रृंखला दिखाती है कि कैसे एक समाज सिर्फ जीवित रहने के संघर्ष से निकलकर गणित, विज्ञान और साहित्य के शिखर तक पहुंचता है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरे 2000 साल के सफर की नींव तो ऋग्वेद ही है ना? तो चलिए दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ की थोड़ी एनाटॉमी समझते हैं। इतिहास दर्शन के नोट्स में से वेद ज्ञान या पवित्र ज्ञान कहा गया है। इसमें कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। सही आंकड़ा है। लेकिन जब मैंने इन मंडलों के क्रम को देखा, तो ये सीधे 1, 2, 3 के क्रम में नहीं थे। ये मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो, जहां फिल्म का बीच का हिस्सा पहले शूट कर लिया और शुरुआत और क्लाइमैक्स सबसे अंत में बनाया गया। हाँ हाँ, ये उपमा एकदम सटीक है। ऋग्वेद की संरचना में एक खास नियम है। इसके दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक का हिस्सा सबसे पुराना है। इन्हें गोत्र मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। गोत्र मंडल, तो क्या ये किसी खास परिवार से जुड़े हुए थे? हाँ, प्राचीन काल में ज्ञान किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरे गुरुकुल या परिवार की धरोहर होता था। जैसे दूसरा मंडल, जो सबसे पुराना है, वो घृतसमत ऋषि के परिवार का है। तीसरा विश्वामित्र का है और 7वां वशिष्ठ ऋषि के वंश का है। अच्छा, और पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल? इसमें बाद में जोड़े गए। बिल्कुल। चलिए इन मंडलों के अंदर चलते हैं। नोट्स में लिखा है कि तीसरा मंडल विश्वामित्र का है और इसी में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। वही मंत्र जो आज भी हम रोज सुनते हैं। ये सूर्य देवता या सवित्र को समर्पित है। ये बहुत शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। लेकिन मुझे चौथा मंडल बड़ा दिलचस्प लगा। वामदेव का ये मंडल कृषि यानी खेती के बारे में बात करता है। इतने पुराने ग्रंथ में खेती का जिक्र इतना महत्व क्यों रखता है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो कृषि का जिक्र एक बहुत बड़े आर्थिक बदलाव को दिखाता है। शुरुआती आर्य पशुपालक थे। गाय ही उनकी संपत्ति थी और वे चरागाह खोजते रहते थे। मतलब वे घुमंतु थे, बंजारे टाइप। हाँ, लेकिन खेती का मतलब है एक जगह बस जाना, जमीन साफ करना, हल चलाना। ये साबित करता है कि वे अब खानाबदोश जीवन छोड़कर स्थायी बस्तियां बसा रहे थे। ये तो सभ्यता के विकास का बहुत बड़ा कदम था। और 7वें मंडल में तो मानो एक पूरी ब्लॉकबस्टर फिल्म की कहानी है। वशिष्ठ ऋषि के इस मंडल में दाशराज युद्ध यानी 10 राजाओं के युद्ध का जिक्र है, जो परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। ये प्राचीन भारत के सबसे बड़े राजनीतिक संघर्षों में से एक है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी, ये संसाधनों की लड़ाई थी। नदी के पानी और उपजाऊ जमीन पर कब्जा करने के लिए। परुष्णी नदी के पानी को मोड़ने को। बिल्कुल। और अब आते हैं उन हिस्सों पर जो बाद में जोड़े गए,
खासकर 10वां मंडल। ये सबसे नया है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका प्रभाव सबसे ज्यादा है। 10वें मंडल को आप वैदिक समाज का एक वैचारिक टर्निंग पॉइंट कह सकती हैं। समाज अब काफी जटिल हो चुका था। हाँ, क्योंकि इसी में पुरुष सूक्त है, जहाँ पहली बार समाज के 4 वर्णों का जिक्र मिलता है। बिल्कुल। जैसे जैसे समाज बढ़ा, श्रम विभाजन या काम बांटने की जरूरत महसूस हुई। समाज को ठीक से चलाने के लिए कार्यों को बांटना पड़ा और पुरुष सूक्त में इसी विभाजन को एक धार्मिक रूप दे दिया गया। और इसी 10वें मंडल में नदी सूक्त भी है। और नदी सूक्त का जिक्र आते ही इस ग्रंथ का एक नया ही पहलू सामने आता है। इतिहास दर्शन के इस पीडीएफ में नदियों को लेकर एक पूरा 3D मैप जैसा विजुअलाइजेशन दिया गया है। हाँ, क्योंकि ये मंत्र सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, ये 3500 साल पुराने भारत का एक जीता जागता सैटेलाइट मैप है। तो जब हम वैदिक भूगोल की बात करते हैं, तो क्या ये नदियां हमें उनकी सटीक लोकेशन बता पाती हैं? बिल्कुल बता पाती हैं। 10वें मंडल के नदी सूक्त में 21 नदियों का नाम है। पूरे ऋग्वेद में 25 और पूरे वैदिक साहित्य में कुल 31 नदियों का जिक्र है। ये भूगोलवेत्ताओं के लिए किसी खजाने से काम नहीं है। तो ये नदियां हमें उनके निवास स्थान के बारे में क्या बताती हैं? इनका भौगोलिक वितरण साफ प्रमाणित करता है कि प्रारंभिक आर्यों का मुख्य केंद्र सप्त सैंधव प्रदेश था, मतलब आज के उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान का वो इलाका जहां सिंधु और उसकी सहायक नदियां बहती हैं। नदियों को लेकर उनका नजरिया भी बड़ा स्पष्ट था। मैंने नोट्स में पढ़ा कि सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया। उसे नदीतमा या देवतमा कहा गया है। लेकिन सबसे ज्यादा बार जिस नदी का जिक्र हुआ वो सरस्वती नहीं बल्कि सिंधु नदी थी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ आध्यात्म और अर्थव्यवस्था का अंतर आ जाता है। सरस्वती उनके लिए एक पवित्र प्रतीक थी, लेकिन सिंधु नदी उनके जीवन की सच्चाई थी। उस समय नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी, बल्कि ट्रांसपोर्ट के बड़े हाईवे थे। मतलब सारा व्यापार और आना जाना उसी पर निर्भर था। बिल्कुल। इसी आर्थिक महत्व के कारण सिंधु को हिरण्ययनी कहा गया। हिरण्य का अर्थ है सोना, मतलब धन और समृद्धि देने वाली नदी। काबुल है, विपाशा आज की व्यास नदी है, परुष्णी जिसके किनारे वो महायुद्ध हुआ था वो आज की रावी है, और शत्रुद्री सतलज है, और वितस्ता झेलम है। और असिकनी को आज चिनाब कहा जाता है। लेकिन एक सवाल है, इन इतिहासकारों को कैसे पता चलता है कि हजारों साल पुराना शब्द वितस्ता आज की झेलम ही है? क्या ये लोग बस तुक्का लगाते हैं? नहीं, ये कोई तुक्का नहीं है। इसे भाषाई पुरातत्व या लिंग्विस्टिक आर्कियोलॉजी कहते हैं। भाषाविद देखते हैं कि हजारों सालों में शब्दों के उच्चारण कैसे बदलें। अच्छा, तो साउंड में बदलाव ट्रैक करते हैं। हाँ, और साथ ही ऋग्वेद में दी गई लोकेशंस का मिलान करते हैं। अगर लिखा है कि कोई नदी 2 पहाड़ों के बीच से निकलकर खास दिशा में बहती है, तो आधुनिक नक्शे पर उसे ट्रेस करना एक साइंटिफिक प्रोसेस है। तो अगर हमें इन प्राचीन ग्रंथों के जरिए ये जानना हो कि 3500 साल पहले आम लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी, उनकी प्राथमिकताएं क्या थीं, तो हम आज के डिजिटल युग में क्या करते हैं? हम डेटा देखते हैं। बिल्कुल, हम किसी के सोशल मीडिया का वर्ड क्लाउड निकाल लेते हैं कि वो इंसान दिन भर में किन शब्दों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। और मुझे बहुत हैरानी हुई कि हम ऋग्वेद के साथ भी यही डेटा एनालिटिक्स कर सकते हैं। इसे आप शब्दों का डेटा साइंस कह सकती है। ये किसी प्राचीन समाज को समझने का बहुत ही शानदार और मॉडर्न तरीका है। तो चलिए इस डेटा को देखते हैं। अगर देवताओं की बात करें तो पूरे ऋग्वेद में इंद्र का नाम सबसे ज्यादा 250 बार आया है। दूसरे नंबर पर अग्नि है जिनका जिक्र 200 बार है, और वरुण का 30 बार। भगवान शिव का जिक्र रुद्र के रूप में मिलता है। तो ये डेटा हमें क्या बताता है? इंद्र और अग्नि ही क्यों? ये साफ दिखाता है कि वे लोग प्रकृति की उन शक्तियों पर सबसे ज्यादा निर्भर थे जो उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी थीं। हाँ, इंद्र बारिश और युद्ध के देवता हैं। बिल्कुल। एक किसानी और पशुपालक समाज को बारिश भी चाहिए और अपने कबीले की रक्षा भी करनी है। और अग्नि आग का प्रतीक है, खाना पकाने, जानवरों से बचने और यज्ञ करने का साधन। ये उनकी रोज की जरूरतें थी। लेकिन मेरे लिए इस पूरे डेटा सेट में सबसे बड़ा शौक नदियों का वर्ड काउंट था। आज भारत की सबसे प्रमुख नदी गंगा है। हमारी पूरी सभ्यता गंगा के मैदानों के इर्द गिर्द बसती है। लेकिन पूरे ऋग्वेद में गंगा का नाम सिर्फ 1 बार आया है और यमुना का केवल 3 बार। ये कैसे हो सकता है? ये कोई भूल चूक नहीं है, बल्कि उनके सटीक भौगोलिक विस्तार का बहुत बड़ा सबूत है। वो कैसे?
गंगा का सिर्फ एक बार जिक्र होना ये साबित करता है कि उस समय के आर्य भौगोलिक रूप से पश्चिम उत्तर भारत तक ही सीमित थे। उनका फैलाव अभी पूरब की ओर यानी गंगा के घने जंगलों वाले मैदानों तक नहीं हुआ था। वे बस गंगा के बाहरी किनारों तक ही पहुंच पाए थे। और अब इस गाइड का सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन। पूरे ऋग्वेद में राजनीतिक संस्थाओं के लिए सभा शब्द 8 बार और समिति 9 बार आया है, लेकिन पूरे ग्रंथ में जो शब्द सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल हुआ है वो कोई भगवान या नदी नहीं है, वो शब्द है जन। जन मतलब कबीला या लोगों का समूह? हाँ, और इसका जिक्र 275 बार हुआ है, सबसे बड़े देवता इंद्र से भी 25 बार ज्यादा। तो इसका क्या मतलब है? एक समाज भगवान से ज्यादा इंसानों के समूहों के बारे में बात क्यों कर रहा है? यही वो मोमेंट है जो इस पूरे कालखंड को शीशे की तरह साफ कर देता है। जन शब्द का 275 बार आना ये डिकोड करता है कि ये एक विशुद्ध कबीलाई समाज था। मतलब वो किसी जमीन के टुकड़े से नहीं जुड़े थे। एकदम सही। आज हम खुद को एक क्षेत्र से जोड़ते हैं कि मैं इस राज्य या देश का हूं, लेकिन तब क्षेत्रीय राज्य नहीं बने थे। उनके लिए उनकी पहचान उनका कबीला था। वो कहते थे कि मैं इस जन का हिस्सा हूं। अच्छा, तो अपने कबीले के लोगों की सुरक्षा और उनकी एकता ही उनके लिए सब कुछ थी। बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने देवताओं से भी ज्यादा बार अपने लोगों यानी अपने जन को याद किया। ये सफर सच में आंखें खोलने वाला रहा है। हमने शुरुआत उस धुंधली तस्वीर से की थी जहां हमारे पास कोई खंडर या महल नहीं थे। लेकिन हमने सिर्फ शब्दों के जरिए एक पूरी सभ्यता का निर्माण कर लिया। हाँ, इतिहास दर्शन के इन विस्तृत नोट्स और शब्दों की गहराइयों में जाकर हमने देखा कि आर्य कोई नस्ल नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक सम्मान था। हमने उन प्राचीन मंडलों की संरचना समझी और देखा कि नदियां सिर्फ बहता पानी नहीं बल्कि व्यापार के हाईवे थे। और हमने ये भी जाना कि कैसे श्रुति परंपरा के ऑडियो इंक्रिप्शन ने इस ज्ञान को हजारों सालों तक सुरक्षित रखा। ये चर्चा सिर्फ इतिहास की किताबें खंगालने जैसी नहीं थी, बल्कि ये समझने के बारे में था कि मानव समाज कैसे सोचता है और आगे बढ़ता है। जाने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। सोच कर देखिए, ऋग्वेद के वर्ड काउंट ने हमें बता दिया कि 3500 साल पहले लोग अपने जन यानी कबीले को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। ये बहुत गहरी बात है ना? तो अगर आज से 3000 साल बाद भविष्य का कोई इतिहासकार हमारे इंटरनेट या सोशल मीडिया के संदेशों का वर्ड काउंट निकालें, तो हमारी इस आधुनिक सभ्यता के बारे में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द क्या होगा? क्या वो शब्द मैं होगा, खरीदे होगा या कुछ और जो हमें जोड़ता हो? इस विचार के साथ हम आज के इस गहन अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसे ही और रोचक विषयों के साथ फिर मिलेंगे।